हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्जाम मॉक्स। तो मैं अभी एसबीआई क्लर्क का डे 27 का जो भी है ओवरऑल एनालिसिस का मैं सोचा एक वीडियो बना दूं, ताकि जो लोगों को देखना है वो एक साथ इसमें ओवरऑल एनालिसिस देख सकते हैं कि क्या है। और मैंने यहाँ पर कुछ ट्रेंड को फॉलो करके बताया कि क्या क्या सिमिलरिटी आई हैं, जिससे आपको आने वाले आपके स्लॉट में आपको हेल्प हो सकता है। तो फर्स्ट सिमिलरिटी की मैं बात करना चाहूँगा कि जैसे पता नहीं कितने लोगों ने ध्यान दिया कि जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 था, ठीक है, और जो शिफ्ट 3 था और वो शिफ्ट 4 था, ये दोनों के कॉम्बिनेशन में सिमिलैरिटी देखने के लिए मिली है। फॉर एग्जांपल आप लोग अगर मेरा शिफ्ट चारों देख रहे होगे तो आप लोग को पता चल गया होगा कि मैंने बात भी की है। तो जैसे कि इसमें हम लोग ने देखा कि ब्लड रिलेशन दोनों में नहीं आया था, ठीक है, और इसमें ब्लड रिलेशन थे और वो भी 3 में भी आए थे और 4 वाले शिफ्ट में भी आया था। सेकंड, पैराजम्बल ये दोनों स्लॉट में नहीं देखने मिला था, बट पैराजम्बल हमारे 3 में भी आया और 4 में आया। 4 में जो पैराजम्बल आया था उसके 5 सेंटेंस के भी प्रॉपर फॉर्म में बनाने के लिए आया था। आप लोग मुझे पैराजम्बल के आंसर्स को कमेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से मुझे पता चलेगा कि राइट क्या है, क्योंकि मैं सुन रहा था कि शायद ई से फॉर्म हो रहा था। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि हमको मतलब पिछले 20 फेब को लेकर 27 फेब में भी देखें तो जो फोर्थ शिफ्ट था उसमें एक पजल आया, अनसर्टेन पजल। मोस्ट ऑफ द पीपल प्रैक्टिस किए रहते, कुछ 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 लोगों को उसमें प्रॉब्लम होती है, तो ये सिर्फ फोर्थ स्लॉट में ही आया। तो आप ये चीज़ देख सकते हो कि जो एसबीआई क्लर्क का पैटर्न है उन लोगों ने उस पर ध्यान दिया है। कुछ चीज़ें अगर कहीं नहीं आई फिर भी वो लोग अपने सिलेबस के हिसाब से ही हैं। तो अनसर्टेन पजल ऐसा नहीं था कि इस सिलेबस में नहीं था, ये था और उसके ऊपर बन भी गया था। और कुछ 12% वाला आया था कि मतलब अनसर्टेनिटी जो टोटल बन रही थी वो 12% टोटल थे। आप लोग इस चीज़ को भी कमेंट कर सकते हो। इसके बाद हम आ जाते हैं और बात करते हैं कि हर एक सेक्शन को कैसे, किस लेवल पे, किस अटेम्प्ट पे और ओवरऑल क्या एवरेज और एक्सपेक्टेड कट ऑफ बना है। तो लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश, ठीक है, रीजनिंग, ठीक है, और फिर क्वांट। तो अगर हम लोग डिफ़िकल्टी लेवल की अटेम्प्ट्स की पहली बात कर लेते हैं। अगर हम लोग अटेम्प्ट्स की बात करें तो इंग्लिश में 27 टू 30 अटेम्प्ट देखा गया है, ठीक है। और वही अगर रीजनिंग में बात करें अटेम्प्ट्स की तो 30 टू 33 अटेम्प्ट्स हैं। और अगर क्वांट की बात करें तो लोग 23 भी किए हैं, बट मोस्ट प्रोबेबल 25 टू 27 मुझे लगता है अटेम्प्ट हुआ है, क्योंकि लोग इसमें 32 भी किए और लोग 23 वाले भी हैं। तो इस प्रकार से जो एवरेज एक अटेम्प्ट है वो फॉलो हुआ है। इंग्लिश थ्रू आउट द फोर्थ शिफ्ट, चारों शिफ्ट में ईजी देखने मिला है, कुछ ऐसा था नहीं। पैरा नंबर भी जो आया था वो ईजी था, और जो आरसी आया था वो भी मोस्टली करके जनरल ही था। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टोरी टाइप था, तो लोगों को पढ़ने में उसमें इंटरेस्ट बन जाता था और उसकी वजह से उनका क्वेश्चंस सॉल्व भी हो जाता था। और क्वेश्चंस में भी जो साइनो एंटो देता था आरसी वाला, वो भी इजी लेवल पे ही देता था। अरेस्ट हो गया, पेल हो गया, ड्रॉन हो गया, सिंपल। और ये भी आप अगर सेंटेंस को पैसेज में पढ़ते हो तो उससे आपको आइडिया मिल जाता है। रीजनिंग में भी लोगों ने पजल में वेरिएशन तो लाया था, लेकिन पजल को भी इजी लेवल पे ही रखा था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल का कहना है कि रीजनिंग बहुत इजी था, उसकी वजह से दे आर इवन टू डू 33 अटेम्प्ट्स भी हो जाते थे। 34 35 होने की यही चांसेस रहते हैं कि वो मीनिंगफुल वाले वर्ड्स कभी कभी नहीं बन पाते हैं। और हम लोग अगर बात करें कि इसमें कुछ कॉमन चीज़ क्या थी, कि यही कि ब्लड रिलेशन भी इंट्रोड्यूस हो गया है। तो आप ऐसा कुछ हाइप बना के मत रखना कि ब्लड रिलेशन नहीं है तो उसको हम लोग को नहीं करना है। आप लोग देख सकते हो जिनका कल है उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, पर जिनका फर्स्ट मार्च को है वो लोग बी केयरफुल अबाउट दैट, मतलब थोड़ा देख के रखो, प्रैक्टिस करके रखो। और अगर हम लोग क्वांट की बात करें तो दो डीआई जो कि थ्रू आउट द चारों सेशन में देखा गया, टेबल के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में। कुछ कुछ क्वेश्चन ट्रिकी हो जाते थे, हार्ड हो जाते थे, लेंथी हो जाते थे, बट थ्रू आउट द फोर्थ शिफ्ट दोनों डीआई इजी रहते थे। बस बाकी इसमें 10 टू 12 सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस हो जाते थे, और इसका जो डिफिकल्टी लेवल था वो इजी टू मॉडरेट वेराई कर रहा था। तो कीप दैट इन माइंड कि ऐसा नहीं कि आपके लिए हार्ड है और सबके लिए हार्ड होता है, तो उसका टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपका 24 या 25 विथ 100% एक्यूरेसी अटेम्प्ट करते हो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि आप पक्का कवर कर लोगे कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ मुझे जहाँ तक लगता है 65 प्लस ही होने वाला है, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। मीन्स 65 से 70 के अराउंड ही रहेगा अगर अच्छे स्टेट्स की बात करें तो। इसके बाद मैं आ जाना हूँ इसमें बाकी अरिथमेटिक्स के जो 15 प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, अरिथमेटिक्स है। अरिथमेटिक में सारा क्वेश्चन वही फॉलो अप रहता था, कुछ चेंजेस लेने की बात नहीं। अगर आपको डीप थ्रू एनालिसिस चाहिए, सी अगर जिसका शिफ्ट 1 है वो शिफ्ट 1 वाला मेरा वीडियो देख सकते हो, जिसका शिफ्ट 2 है वो शिफ्ट 2 वाला देख सकते हो, एंड सो ऑन। ऐसे सब लोग अपना अपना करके देख सकते हो, उससे आपको एक जनरल आइडिया भी मिल जाया करेगा कि क्या है।
मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी कि सिमिलरिटी कैसा ट्रेंड फॉलो कर रही है, तो उस पर आप लोग ध्यान दे सकते हो। अब जितने लोग भी कल देना चाहते हो उन लोग को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, बेस्ट ऑफ लक। आई विश कि आप लोग का बहुत अच्छा पेपर जाएगा और मुझे आप कमेंट करके अपने अच्छे रिव्यूज़ दोगे, ताकि मैं और मोटिवेटेड होऊंगा अच्छा एनालिसिस करने के लिए। अब मैं बात करना चाहूँगा जो 1 मार्च को एग्ज़ाम देने वाले उनके लिए कुछ पॉइंट्स जो कि वो लोग कर सकते हैं। मतलब आप लोग पक्का मॉक नहीं दोगे और मैं मॉक देने के लिए बोलूँगा भी नहीं, बट कुछ चीज़ें आप लोग ध्यान दे सकते हो। ये कि ब्लड रिलेशंस के स्टैंडर्ड वाले तो कर ही लो, जो फैमिली ट्री बनाना रहता है, 1-2 प्रैक्टिस कर लो ना, 2 दिन क्या करोगे आप, तो इट्स बेटर थोड़ा सा कर ही लो कुछ। उसके बाद मंथ बेस्ड वाला अगर आपने थोड़ा प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि फ्लोर वाला ही करते रहते हैं, बट मैं कहूँगा कि आप जैन, फेब, सितंबर ये लोग के मंथ, ईयर, डेट ये सब से फैमिलियरिज्म बना के रख लो। और ये कब आएगा, जब आप थोड़ा इसके प्रैक्टिस को सॉल्व करोगे। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि आप कोई भी क्वेश्चन को वाइल अटेम्प्टिंग ओनी एनी मॉक 27-28 वाले हो या 1 वाले हो, अपना टाइम वेस्ट मत करना। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन एनी क्वेश्चन, ऑन एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि वो रिक्वायर ही नहीं वहाँ पर। मोस्ट प्रोबेबल बहुत लोगों का, मुझे 2-3 लोगों का ऐसा रिव्यू मिल गया कि सर मैं मीनिंगफुल वाला चालू कर दिया था और उसमें मेरे से वर्ड नहीं बन पा रहे थे। तो प्लीज़ प्लीज़ अवॉइड दिस, ये लास्ट में ही करो अगर आपके पास टाइम मिलता है, वरना आपका वैसे भी 33 मोस्ट अटेम्प्ट्स होते हैं, तो आपको जरूरी 33 में इस वन मीनिंगफुल को ही लाना है, उसको एक को छोड़ के ही रखो। बाकी सिलोजिज्म बहुत सही है, आप लोग का नॉर्मल सिलोजिज्म अच्छा होगा, बट मैं कहूँगा कि ओनली अ फ्यू वाले का प्रैक्टिस कर लो। कोई एक यूट्यूब चैनल खोलो, उससे प्रैक्टिस कर लो। मैं तो कहूँगा अगर आप चाहिए तो आप अंकुश लंबा का जाके वीडियो देख सकते हो और वहाँ से ओनली फ्यू वाला प्रैक्टिस कर सकते हो, अदरवाइज तो सब सही है। आज के लिए इतना ही, खत्म करते ही ओवरऑल एनालिसिस हो गया। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई भी एनालिसिस में कोई भी चीज़ छोड़ी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। किसी भी शिफ्ट से रिलेटेड है, आने वाला शिफ्ट हो, आज का शिफ्ट हो, कौन सा भी डेट का हो, आप उसको कमेंट कीजिए। हर एक अपना डाउट को कमेंट कीजिए, मैं उस पर रिप्लाई करूँगा, हम उस पर बात करेंगे और इस पर और डिटेल एनालिसिस कर पाएंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग आवर चैनल ऑल एग्जाम मॉक्स।